उसकी जो वैल्यूज होती हैं उस कैरेक्टरिस्टिक की, वो वेरिएबल की वैल्यूज हो जाती है। यही होता है ना, वहाँ पर सेट या सैंपल स्पेस या इस तरह की कोई बात नहीं आती। ठीक है। जब रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं तो वो डिफाइंड होता है किस पर, सैंपल स्पेस। जब भी कोई भी चीज इस सैंपल स्पेस पर डिफाइंड होगी वहां प्रोबेबिलिटी आएगा। क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब रैंडम वेरिएबल के साथ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी जुड़ा होगा। वेरिएबल में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है ना। रैंडम वेरिएबल जब भी है तो उसका मतलब उसका एक प्रोबेबिलिटी भी होगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बताएंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो वेरिएबल सिंपली उसमें कहीं प्रोबेबिलिटी नहीं आती है, रैंडम वेरिएबल में प्रोबेबिलिटी जरूर आती है। यदि बिना प्रोबेबिलिटी का रैंडम वेरिएबल है तो इसका मतलब है कि वो रैंडम वेरिएबल नहीं। ठीक। अब देखिए हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अब जैसे आप किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं, हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, जरा भी आप लोग पढ़ा होगा। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है बनाया गया टोटल नंबर ऑफ केसेस एंड फेवरेबल केसेस का एक रेशियो जो होता है, वही हम लोग प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं। लेकिन जो फेवरेबल केसेस है उस टोटल नंबर के केस में से ही होगा, उससे अलग नहीं। उसका बहुत लंबा चौड़ा वो सब है, डिफिनीशन है, उसमें डिफाइन हमने ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। तो अब प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के ऑकरेंस की डिफाइन की जाती है। अब हम लोग रैंडम वेरिएबल की वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी डिफाइन करेंगे, और रैंडम वेरिएबल का जो वैल्यू है वो भी एक इवेंट है, ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। जैसे x = 0, तो ये कौन सा इवेंट बन गया? मतलब केवल जिस पे कोई हेड न आए, हेड न आना एक इवेंट हो गया। ठीक है ना। दैट इज x = 0। अब इसके 4 एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? बराबर है 1/4 1/4 1/4 1/4, है ना। टोटल केसेस हो गए 4, तो हर एक एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/4 1/4 1/4 हो जाएगा ना। तो 0 के करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/4। 0 किससे कनेक्ट हो रहा है? इस एलिमेंट से। इस एलिमेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1। अब 1 कितने केस में आ रहा है? 2 केस में आ रहा है। 1/4 प्लस 1/4 या 2/4 थीटा कहते हैं। ये 2 केसेस हो गए, कुल केसेस इतने हो गए। फेवरेबल हो गए 2, कुल केसेस हो गए 4, 2/4। ठीक है। और 2 आने मतलब h आना, एक इवेंट ये हो गया। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2, दैट इज इक्वल टू 1/4। ये हम लोग चेक कर सकते हैं कि जो हम लोग निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी वो सही है कि नहीं है। जितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं उनकी यदि प्रोबेबिलिटी निकाले हैं उसको सम कर दें तो 1 आना चाहिए। यदि 1 नहीं आया है तो कहीं ना कहीं आप गलत निकालें। देखिए आप यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है ना। उसी तरह 3 कॉइन्स को टॉस करें, 4 कॉइन्स को टॉस करें, कोई भी चीज़ हम फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट करें, उसका एक सैंपल स्पेस बनाएं और उस सैंपल स्पेस पर हम डिफाइंड करें रैंडम वेरिएबल और उस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी निकालें। तो हर जो पॉसिबल वैल्यूज है उन पॉसिबल वैल्यूज के लिए जो प्रोबेबिलिटी आएंगी उनको सम कर दिया जाए तो 1 आना चाहिए। ठीक है ना। इतना समझ में आ गया कि रैंडम वेरिएबल क्या है और रैंडम वेरिएबल से प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। ठीक है। अब हम लोग जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। एक वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यू के लिए जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट थी उसी को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या लिखते हैं? एक तरफ x लिखते हैं, दूसरी तरफ f लिखते हैं। यही तो होता है। x की वैल्यू जो गई उसके करस्पॉन्डिंग f फ्रीक्वेंसी जो गई, मतलब एक एक वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है। उसी तरह प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है।
तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर ए डिफरेंट वैल्यू ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल के डिफरेंट वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, वही डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाएगा? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गया? अब जैसे इसको हम फॉर्म में लिखें, ये x की वैल्यू, ये px की वैल्यू, px = x, इसको रो में भी लिख सकते हैं, कॉलम में। तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1/4 हो गया, ये क्या हो गया? 2/4 और 1/4। यही अरेंजमेंट क्या कहलाएगा? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज 0, 1, 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X = स्मॉल x। ये हो गया 1/4, 2/4 एंड 1/4। Small x is a particular specific value. Capital X is a random variable. तो रैंडम वेरिएबल हमेशा कैपिटल लेटर में डिनोट किया जाता है और उस रैंडम वेरिएबल की कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू स्मॉल लेटर में डिनोट किया जाता है। तो कैपिटल X = स्मॉल x। स्मॉल x क्या हो गया? उसकी वैल्यू। अब उसकी वैल्यू 0 है तब क्या प्रोबेबिलिटी है? उसकी वैल्यू 1 है तब क्या प्रोबेबिलिटी है? उसकी वैल्यू 2 है तब क्या प्रोबेबिलिटी? तो x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज हैं। यही डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया ना? क्योंकि बहुत बार आप देखेंगे किताबों में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा गया होगा, लेकिन बहुत कम लोगों को समझ में आता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। ठीक है ना? तो इसीलिए बहुत स्पेसिफिक चीज़ें हमने बताया कि भाई सैंपल स्पेस है, उस सैंपल स्पेस पर रैंडम वेरिएबल डिफाइंड होता है, उस रैंडम वेरिएबल और सैंपल स्पेस को कनेक्ट करके प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं रैंडम वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज के लिए, और वही रैंडम वेरिएबल के डिफरेंट वैल्यूज के लिए जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, वही पूरा सिस्टम, पूरा अरेंजमेंट हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है? अब इसमें दो तरह के रैंडम वेरिएबल होते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूअस रैंडम। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है कि जिनकी वैल्यू अलग अलग होगी, काउंटेबल नंबर में होगी, काउंट कर सकते हैं जिनकी संख्या। और कंटिन्यूअस का मतलब है कि एक दो सर्टेन लिमिट्स में उनकी वैल्यू होगी। जैसे कह दें कैपिटल X लाइज बिटवीन 0 to 1। कैपिटल X की वैल्यू यदि कंटिन्यूअस है, 0 से 1 के बीच में कह दें, तो 0 से 1 के बीच में बहुत ढेर सारी वैल्यूज हो जाएंगी। 0.11, 0.129, 0.13, 0.14, 0.15, 0.999, 0.98, ये सब उसके बीच में जितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी एक लिमिट में होगा, तो उस तरह की जो रैंडम वेरिएबल डिफाइंड होगा वो आपका कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कहलाता है। और जो अलग अलग वैल्यूज होती हैं रैंडम वेरिएबल की, जैसे अभी निकाला 0, 1, 2, तो ये क्या है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है ना? क्लियर है? अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पर जो प्रोबेबिलिटी डिफाइंड होती हैं या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग निकालते हैं, जनरली उसको हम लोग नाम देते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या नाम देते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। शॉर्ट में कहते हैं PMF, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ X = स्मॉल x इज ए फंक्शन, एक फंक्शन। उसी तरह उसी को हम लोग फिर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के रूप में डिफाइंड करते हैं। तो डिस्क्रीट के लिए एक टर्म आता है जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। कंटिन्यूअस के लिए एक टर्म आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो कहते हैं उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो दोनों के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों का मतलब अलग अलग होता है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, शॉर्ट में PDF।
ये पार्ट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए होता है। ये है रैंडम, ठीक है। शॉर्ट में सब चीज़ें ब्रीफ में मैं आपको बता, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, सब डिटेल वाली चीज़ें पढ़ने वाली हैं, लेकिन शॉर्ट में इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि आपको उतने की ज़रूरत है। क्योंकि आपको जो पढ़ना है, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, नॉर्मल पढ़ना है और एक्सपोनेंशियल, 4 डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने हैं जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। ये 2 डिस्ट्रीब्यूशन बायनॉमियल और पॉइसन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, और 2 नॉर्मल और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन डिस्क्रीट के लिए हो गया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो गया कंटिन्यूअस। अब हम लोग सीधे आएंगे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इतना सफिशिएंट हो गया, 2 4 चीज 5 चीज याद रखिए। क्या क्या? सैंपल स्पेस, रैंडम वेरिएबल जो कि सैंपल स्पेस पर डिफाइंड होगा, और यदि सैंपल स्पेस पर डिफाइंड है तो उसका एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को सम करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए। और जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहते हैं, और कंटिन्यूअस के लिए जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। अब आ जाइए बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इसके पहले और चीज होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया गया है। जैसे हम लोग उसके पहले कैसे मीन निकाला जाता है, कैसे वेरिएंस निकाला जाता है, हम लोग पढ़े हैं ना कि कैसे मीन निकालते हैं, कैसे वेरिएंस निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम लोग मीन और वेरिएंस निकालते हैं, और उसके लिए एक टर्म डिफाइंड होता है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। क्या होता है? मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। और कितने बताएं चीजें लिखी जाती हैं। यदि हिंदी में डिफाइन करेंगे तो इसको कहेंगे गणितीय प्रत्याशा। क्या कहेंगे? गणितीय प्रत्याशा। मतलब एग्जैक्ट वो चीजें नहीं आती हैं जैसे हम लोग उसमें निकाल लिया मीन, वो ये प्रत्याशा के रूप में निकाली जाती है, आशा जिसको कह सकते हैं। और जैसे ही प्रत्याशा शब्द आया वैसे ही वहां पे प्रोबेबिलिटी आए, क्योंकि वहां तो हम लोग सब चीजें जोड़कर और डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो वो मीन आ जाता है। तो इसमें जहां पे प्रत्याशा शब्द आया, इसका मतलब वहां पे प्रोबेबिलिटी टर्म है, प्रोबेबिलिस्टिक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मीन डिफाइंड होता है तो हम लोग एक टर्म यूज करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। एंड दैट इज डिनोटेड बाय एक्सपेक्टेड ई ऑफ एक्स। जहां पर स्टैटिस्टिक्स में ई ऑफ कैपिटल एक्स आ जाए लिखा हुआ, समझ लीजिए कि वो क्या है? एक्सपेक्टेशन। इसको प्रोनाउंस करते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। हमेशा रैंडम वेरिएबल का ही एक्सपेक्टेशन लिया जाता है, ठीक है। और वो डिफाइंड ऐसे होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स डिफाइंड है एक्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स एंड समेशन ओवर
एक्स। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या? रैंडम वेरिएबल की वैल्यू और उसकी उस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। जैसे 0 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, प्लस 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। यदि उसको हम लोग निकालें, जैसे पहले सवाल दिया था, तो उसका एक्सपेक्टेशन निकालें, मीन निकालें, देखिए क्या आएगा। जीरो इंटू 1/4, 1 इंटू 2/4 प्लस 2 इंटू 1/4, कितना आ जाएगा? 2/4, 2/4 क्या ये आएगा ना 1। जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया था उसका जो मीन है, इसी को हम लोग कहते हैं मीन। क्या कहते हैं? मीन। दैट इज डिफाइंड एज द मीन। उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो क्या आ गया? 1 है। उसी तरह डिफाइंड होता है वेरिएंस, ठीक है ना? लेकिन इसी टर्म में डिफाइंड होता है वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस ऑफ एक्स को हम लिखते हैं v ब्रैकेट में एक्स। v का मतलब वेरिएंस और x का मतलब रैंडम वेरिएबल एक्स। दैट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज द वेरिएंस ऑफ दैट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना? तो जब भी कभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका मीन और वेरिएंस भी होगा। और उस फार्मूले से डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम लोग जो ऑब्जर्वेशंस दिए गए होते थे उस फार्मूले से कैलकुलेट नहीं करेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपेक्टेशन से कैलकुलेट करेंगे, वहाँ प्रोबेबिलिटी अप्लाई होगी, ठीक है ना? तो इस टर्म में भी जो है आपका मीन और वेरिएंस कैलकुलेट होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी। समझ में आया ना? तो मीन तो निकाल दिया, वेरिएंस भी यदि इसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर हम लोग कैलकुलेट करेंगे और फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हम लोग निकाले ही। अब देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, पहला ये निकालेंगे। एक्स स्क्वायर का मतलब है जो भी रैंडम वेरिएबल है उसकी वैल्यू को स्क्वायर कर देंगे और उसके करस्पॉन्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स की वैल्यू 0 थी और 0 का स्क्वायर 0 और 0 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी थी 1/4, दैट इज 1/4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और उसके 1 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 2/4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 और 2 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी थी कितनी? 1/4। अब उसका प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर नहीं करते हैं, जो वैल्यू है उसी के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी केवल लेते हैं, स्क्वायर नहीं करते। तो कितना हो जाएगा? 2/4 और 4/4 6/1.5, ठीक है ना? अब इसमें हम रख देंगे 1.5 का होल स्क्वायर और इसकी वैल्यू कैलकुलेट किया है 1 स्क्वायर, तो ये जाएगा 2.25 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1. दिस इज द वेरिएंस। हाँ हाँ 1.5 का स्क्वायर 215 का स्क्वायर होता है 225, यही होता है ना? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर ये 1.5 यहाँ पे आया है ना? अच्छा सॉरी,
फार्मूले को एक्सपायर नहीं करना, वो ऑलरेडी है। ठीक है आपकी बात सही। 1.5 दैट मीन्स कितना आ जाएगा? 0.5 ये आपका वेरिएंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि यदि कैसे हम लोग रैंडम वेरिएबल कैसे निकालते हैं सैंपल स्पेस से, फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक छोटे से एग्जांपल से तीनों चीज़ें आपको क्लियर किया है और आपको बड़ी चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। कंटिन्यूअस के लिए जो डिफाइंड होता है उसमें इंटीग्रेशन लगता है, उसकी ज़रूरत हालांकि पड़ती नहीं है आपको, लेकिन बता देते हैं। गणित में जहां भी हम लोग डिस्क्रीट के लिए सम करते हैं, कंटिन्यूअस के लिए इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है ना, जहां भी सम किया वहां पे उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इसी तरह यदि हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कंटिन्यूअस के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा ओवर एक्स, जो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स इंटू एफ एक्स। ये एक्स एफ एक्स है पी डी एफ, डी एक्स वही है, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे तो वाई। अब माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट का मतलब है जो भी रैंडम वेरिएबल एक्स का रेंज होगा, जिस लिमिट में वो लाई करते होगी उसी रेंज में हम करेंगे। ये जनरल टर्म है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये चीज आपका ये हो गया मीन और वेरिएंस निकाल लिया। अब हम लोग सीधे आ सकते हैं बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। किसका? इसका भी वेरिएंस निकालेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे, पहले एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो यही आएगा। पहले ये निकालेंगे, ये कैलकुलेट हो जाएगा, ये कैलकुलेट हो जाएगा, इसमें से इसको स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वेरिएंस। सेम चीज है, वहां प्रोबेबिलिटी से सम कर दिया था, यहां इंटीग्रेट कर दिया। रेंज जो लिया है वो रेंज एक्स का जो भी होगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट करेंगे, जो ए से बी है तो ए से बी करेंगे, 1 से 2 है तो 1 से 2 के बीच में इंटीग्रेट करेंगे। तो ये बेसिक चीजें जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको पढ़ने हैं उसके पहले जो बेसिक चीजें जरूरत थी वो हमने आपको बता दी। अब आता है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पहले भी जिन शर्तों पर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन डिराइव किया गया है, जिन शर्तों पर, उनके 4 कंडीशंस कंडीशन उन कंडीशंस को हम लोग कहते हैं बायनॉमियल ट्रायल्स, बर्नौली ट्रायल्स। क्या कहते हैं? बर्नौली ट्रायल्स। पहला है नंबर ऑफ ट्रायल्स आर फाइनाइट। ठीक है ना, नंबर ऑफ ट्रायल्स आर फाइनाइट। दूसरा है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेल्योर हर एक ट्रायल में कांस्टेंट होगा। मतलब 4 उसमें कंडीशन है, नंबर ऑफ ट्रायल्स आर फाइनाइट, दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल इज कांस्टेंट एंड ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। ट्रायल्स जो होते हैं इंडिपेंडेंट। अब ट्रायल्स आप किसको कहते हैं? जैसे हम लोग 2 सिक्का उछालते हैं या एक सिक्के को 2 बार उछालें तो एक सिक्के को 1 बार उछालना एक ट्रायल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रायल। तो जो कोई भी आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसके आधार पर जो ऑब्जर्वेशंस आप कैलकुलेट करते हैं, जो ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करते हैं, तो जो एक्सपेरिमेंट करते हैं बार बार आप उसको रिपीट करते हैं तो उसको एक ही एक्सपेरिमेंट नाम देते हैं। किसी एक्सपेरिमेंट को 5 बार रिपीट करके आप 5 ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो एक्सपेरिमेंट एक ही माना जाता है ना। और हर बार जो रिपीटिशन करते हैं उसको ट्रायल्स बोलते हैं।
तो कई ट्रायल मिलाकर एक एक्सपेरिमेंट बनता है। तो ये कहा गया कि ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। एक बार जो आप ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं, जो दूसरी बार जो करेंगे, रिपीट करेंगे उसी एक्सपेरिमेंट को, तो पहले ट्रायल में वैल्यू क्या आई उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट हो गया। नंबर ऑफ ट्रायल्स फाइनाइट, मतलब वो निश्चित है, इनफाइनाइट तक उसको नहीं जाना है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जो ट्रायल आप कर रहे हो, किसी के आकर करने को सक्सेस मान लिया, किसी को आकर ना करने को फेल्योर मान लिया। जैसे एक हम सिक्का उछालें, हम उसको हेड आने को सक्सेस मान लें और टेल आने को फेल्योर मान लें। उसी तरह पासा को उछालें, पासा में 5 आए उसको सक्सेस मान लेंगे, तो बाकी के आने का क्या मान लेंगे, फेल्योर। ठीक है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हर एक ट्रायल में जो होगी वो कांस्टेंट होगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है ट्रायल भी इंडिपेंडेंट हो गया। हाँ, ईच ट्रायल रिजल्ट इन 2 एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हर एक ट्रायल के 2 ही पार्ट होंगे, सक्सेस और फेल्योर। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे और टोटल होगा। जैसे एक सिक्के को उछालेंगे तो 2 ही पॉसिबिलिटी जा सकती है, टेल आएगा और हेड आएगा। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक टर्म आता है, उसका मतलब होता है यदि एक उसमें आकर करता है तो दूसरा उस साथ साथ आकर नहीं करेगा। यदि हेड आकर किया तो टेल आकर नहीं करेगा। पासा को उछालने पर यदि 5 को हम सक्सेस मानते हैं, तो यदि 5 आएगा तो 1 2 3 4 6 नहीं आएगा। तो ये जितना भी है 1 2 3 4 5 6, ये सभी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है ना। तो 2 ही रिजल्ट उसमें आने हैं, क्या होगा, सक्सेस और फेल्योर। जैसे हम लोग एग्रीकल्चर में कोई बीज है, उसको जर्मिनेट कराना है, आपने बोया उसको, तो क्या होगा, जर्मिनेट होगा या तो नहीं होगा। तो उसमें 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो जर्मिनेट होने को हम लोग मान लेंगे सक्सेस, और जो जर्मिनेट नहीं हुआ उसको मान लेंगे फेल्योर। ठीक है, ये अप्लाई होता है। तो इन्हीं केसेस में, इस तरह के यदि कंडीशंस हैं, उन्हीं केसेस में हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं। ठीक है ना। कौन सा लास्ट वाला है, ईच ट्रायल रिजल्ट्स इन 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव केसेस। हर एक ट्रायल, एग्जॉस्टिव का मतलब है टोटल होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब एक आकर करेगा दूसरा आकर नहीं करेगा। तो उसका रिजल्ट 2 पार्ट में आएगा, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, जो भी 2 संभावनाएं हैं, और दोनों को मिलाएंगे तो टोटल पॉसिबिलिटीज होगी। ठीक है। इन 4 कंडीशंस को लेकर बायनॉमियल ने एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिराइव किया, उसको नाम दिया बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। वो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली में क्या है, एक प्रोबेबिलिटी है। इसका यदि स्मॉल x मान लिया जाए सक्सेस है, कुल ट्रायल n आपने किया, बर्नौली ट्रायल, तो बर्नौली n ट्रायल्स में स्मॉल x सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वही बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से दिया जाता है। ठीक है ना। दैट इज द, ये आ गया आपका बर्नौली बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बर्नौली ट्रायल हो गए, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। The probability distribution of the number of x successes, the probability distribution of the number of x successes in n Bernoulli trials। अब बर्नौली शब्द लग जाने का मतलब वो 5 कंडीशंस आपका फुलफिल हो रहा है। ठीक है। इज नोन एज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। 2 लाइन का है। n बर्नौली ट्रायल्स में से जो नंबर ऑफ सक्सेसेस हैं, उनके होने की जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, वही बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो कोई एक रैंडम वेरिएबल x है, कोई एक रैंडम वेरिएबल x है, a random variable x is said to be follow a binomial distribution
if its probability distribution is given by NCX e के पावर x and q के पावर n minus x. इस तरह से डिफाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, और स्मॉल एक्स उसके एक पर्टिकुलर वैल्यू है। n बर्नौली ट्रायल्स हैं, कुल n ट्रायल्स होते हैं, तो स्मॉल एक्स सक्सेस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो गिवन होती है NCX। वो कॉम्बिनेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा, थोड़ा आता है? फैक्टोरियल वाला नहीं आता है? और C2 4C2 का मतलब फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 माइनस 4 माइनस 2। फैक्टोरियल 4 क्या होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड फैक्टोरियल 2 है 2 इंटू 1, ठीक है। तो उसी तरह जब NCX होगा तो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल x इंटू फैक्टोरियल n माइनस x, ठीक। तो ये इस टर्म में डिफाइंड है। ये रैंडम वेरिएबल है इज सेड टू फॉलो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट एज्यूम्स, रैंडम वेरिएबल जो एज्यूम करेगी वैल्यू, जो लेगी, इफ इट एज्यूम्स ओनली नॉन निगेटिव वैल्यूज, ओनली नॉन निगेटिव वैल्यू। जैसे हमने लिखा है ना x इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू कितना होगा n, एंड इट्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज गिवन बाय, यही है आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। क्या है? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों आप कह सकते हो, यही है PMF। इफ इट्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज गिवन बाय NCX e के पावर x q के पावर n माइनस x। आप सब चीजों को एक्सप्लेन कर देते हैं। यानी इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स। क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। x क्या है? उस ट्रायल में सक्सेस होने की संख्या, ठीक है ना, कितने सक्सेस होंगे वो x डिनोट कर रहा है। p क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। p क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। पहले ही हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल विल बी कांस्टेंट। हर एक ट्रायल में, पहले ट्रायल में, दूसरे ट्रायल में, तीसरे ट्रायल में, नेक्स्ट ट्रायल में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल बी कांस्टेंट। और q क्या होगा? 1 माइनस p, ठीक है। तो उसको हम मेंशन कर देते हैं। P इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q इज इक्वल टू 1 माइनस P। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक है। जब भी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, देखिए जो 4 आपके दिए गए हैं उसमें से पहला है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसी के बारे में पूरा बता रहे हैं। उस बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फंक्शनल फॉर्म है वो यही है NCX e के पावर x q के पावर n माइनस x। n जहां पर क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। अब n ट्रायल्स में से सक्सेस कितना हो सकता है? क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? n ट्रायल करें उसमें कोई सक्सेस ना हो, 1 सक्सेस आए, 2 सक्सेस आए, 3 आए, मैक्सिमम कितना तक होगा? n तक होगा। इसीलिए x की वैल्यू, जो पॉसिबल वैल्यूज लिखा है हमने, कितना लिखा है? 0 1 2 3 4 5 अप टू n, और 0 अदरवाइज
मतलब x की इन वैल्यूज के अलावा कोई भी वैल्यूज आती हैं उनके लिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? जीरो। उसका मतलब यही होता है। जीरो अदरवाइज हमेशा लिखा जाता है। जब भी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लिखते हैं तो वहाँ पर x की वैल्यू क्या क्या होगी ये हमें मेंशन करना जरूरी, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो x की वैल्यू मेंशन कर दिया, ये हो सकता है, और उसके अलावा यदि x की वैल्यू होती है तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी जीरो। समझ आ गया ना? दिस इज नोन एज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन केवल और केवल ये बताता है कि n ट्रायल में से x सक्सेसेस होंगी, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। x की जो भी वैल्यूज आप यदि न्यूमेरिकल वैल्यू आपने n की रख दी और x की आप न्यूमेरिकल वैल्यू रखते जाएंगे तो आपका कैलकुलेट होती जाएगी, बशर्ते कि p और q आपकी मालूम, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो ये जर्मिनेशन वाले में भी अप्लाई होता है, क्योंकि वहाँ दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो जर्मिनेट होगा या तो नहीं होगा। 10 बीज आपने लगाया, उसमें से 5 जर्मिनेट हुआ, ठीक है ना? तो उसके हिसाब से आप उनका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 5 का के लिए क्या है, 4 के लिए क्या है, 3 होगा उसके लिए संभावना आप निकाल सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से कई जगह इसका एप्लीकेशन आता है, इसलिए आपको बायनॉमियल बता दिया गया। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका मीन भी होगा और इसका वेरिएंस भी होगा। बताया ना कि जब भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसका एक मीन होगा और एक वेरिएंस। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा मीन जो डिफाइंड होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, दैट इज n। अब n और p जो इस डिस्ट्रीब्यूशन में जो दो टर्म आए हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं पैरामीटर्स। क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स। दीज आर अननोन कांस्टेंट्स। n अननोन होता है और p नोन होता है। यदि नोन हो जाएगा तो ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी डिटरमिन हो जाएगी, ठीक है ना? तो लिख लीजिएगा कि n और p इसके क्या है? पैरामीटर्स। इसको शॉर्ट में हम लोग शॉर्ट में लिखा गया है, ऐसे बनाया गया है ना, उसका मतलब होता है फॉलोज। x फॉलोज बायनॉमियल, b का मतलब बायनॉमियल, ठीक है? बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर, जो ब्रैकेट में लिखा है n, p, दैट इज द पैरामीटर्स, विद पैरामीटर n एंड p। एंड इन दिस सेंस वी कैन से दैट x इज ए बायनॉमियल वेरिएट। x को हम क्या कह सकते हैं? बायनॉमियल वेरिएट। अब वहाँ बायनॉमियल रैंडम वेरिएबल नहीं कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बायनॉमियल वेरिएट। अब इस बायनॉमियल वेरिएट का जो मीन होता है वो np, वेरिएंस होता है np। ठीक है ना? क्लियर हो गया बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की नहीं? जो बेसिक चीजें बायनॉमियल की हैं वो यही है कि एक ये n ट्रायल में x सक्सेसेस की एक प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका फंक्शनल फॉर्म है, और फंक्शनल फॉर्म NCF p के पावर x q के पावर
n माइनस एक्स, यक्स की वैल्यू 0 1 2 3 4 अप टू n होता है, और मीन होता है np, वेरिएंस होता है npq। ठीक है, ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को आपको जितनी ज़रूरत है वो आपका पूरा। ठीक है, अब उसी तरह नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो डिफाइन किया गया है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, हम लोग लेते क्यों, इसको क्यों कंसिडर करते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि जब आप सैंपल लेते हो, अक्सर आपने देखा होगा कि लेट x1 x2 xn बी रैंडम सैंपल फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या होता है, जो इन टोटलिटी जो पॉपुलेशन आपका है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ही आप रैंडम सैंपल ले रहे हैं। उसी तरह कोई ऐसा पॉपुलेशन हो जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, जब आप उसका सैंपल लोगे तो आप ये कहोगे कि हमने जो सैंपल लिया है वो बायनॉमियल पॉपुलेशन से लिया है। मतलब कि जो पॉपुलेशन है वो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, उसी पॉपुलेशन से हमने रैंडम सैंपल लिया है। सब जगह जो भी लोग रिसर्च करते हैं, जो भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो, एक रैंडम सैंपल ही है। ठीक है ना, आप कोई दवा टेस्ट करते हो तो सभी मरीजों के तो आप करते नहीं हो, लाखों हजारों पे, 50 100 200 400 पे आप दवा टेस्ट कर लिया, तो क्या हो गया, उस पूरे सेट का एक सैंपल, एक पार्ट पर आपने टेस्ट किया है। तो जो भी चीज़ हम करते हैं, चाहे बॉटनी में करें, चाहे फिजिक्स में करें, चाहे केमिस्ट्री में, तो जो लार्ज स्केल पे, जो बहुत बड़े स्तर पे जो प्रयोग होते हैं, उनके एक छोटे पार्ट को करके हम रिजल्ट निकालते हैं। तो वो जो आता है वो सैंपल ऑब्जर्वेशन कहलाता है। जो भी आप ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, सैंपल ऑब्जर्वेशन। और उसके पहले हम एक हाइपोथेसिस लेते हैं, मानते हैं कि जो हम रैंडम सैंपल ले रहे हैं या सैंपल ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन ये है, ये माना जाता है। एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के लिए आप पढ़ेंगे, हाइपोथेसिस पढ़ाएंगे तो उसमें आएगा कि आपने जो सैंपल लिया है, सैंपल ऑब्जर्वेशन किस पॉपुलेशन से लिया है, उस पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो जनरली हम लोग यही देखते हैं कि जो हम सैंपल लेते हैं जनरली या तो बायनॉमियल से लेते हैं, या तो पॉइसन से लेते हैं, या तो नॉर्मल से लेते हैं, या तो एक्सपोनेंशियल से लेते हैं। इसीलिए आपके वो चारों रखे गए हैं कि ये चार आप पढ़िए। ठीक है, तो इसीलिए हम बताएं कि इसकी उपयोगिता क्या है। इसकी उपयोगिता यही है कि जब सैंपल लेंगे हम ये कहेंगे कि हमने रैंडम सैंपल लिया है बायनॉमियल पॉपुलेशन से, मतलब जो पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। यदि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से पॉपुलेशन के पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से लिया है तो इसका मतलब जो पॉपुलेशन है ओवरऑल वो आपका पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। नॉर्मल से लिया है तो आप कहेंगे जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मल है, हमने उसमें से सैंपल लिया है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग टेस्टिंग आगे करते हैं। ठीक, तो अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में ये माना जाता है कि कहाँ कहाँ हम लोग इसका यूज करेंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे किसी क्रॉसिंग पे, आप चौराहे पे आप खड़े हो जाइए, आपकी कवर में देखिए कि पर मिनट नंबर ऑफ व्हीकल्स या नंबर ऑफ कार्स या नंबर ऑफ मोटरसाइकिल कितने पास आउट हो रहे हैं। ठीक है ना, तो वो क्या होगा, 0 से लेकर, भाई हो सकता है कोई नहीं आए, हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, तो 0 से लेकर उसको माना जाता है कि इनफाइनाइट तक हो सकता है। और उसी तरह एक पर्टिकुलर टाइम यूनिट में किसी पर्टिकुलर रीजन का, किसी पर्टिकुलर कंट्री का हम बर्थ मिले कि कितना बर्थ हुआ, इस 1 घंटे में कितना हुआ, तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। इनफाइनाइट का मतलब वेरी वेरी लार्ज। इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं कि जिसको हम डिटरमिन नहीं कर सकते, वेरी वेरी लार्ज मतलब होता है। तो ये जो बर्थ है पर यूनिट टाइम में, डेथ है पर यूनिट टाइम में, वो निश्चित नहीं होता है। हो सकता है 1 घंटे में कोई ना एक्सपायर करे, 1 घंटे में 100 लोग एक्सपायर कर जाए। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ बर्थ, नंबर ऑफ डेथ, नंबर ऑफ
व्हीकल क्रॉसिंग पर मिनट, ठीक, दैट विल फॉलो ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, उनका उपयोग किया जाता है। पहले एक टेलीफोन वो एक्सचेंज चलता था, तो पर मिनट टेलीफोन एक्सचेंज में कुल कितने कॉल आते हैं, वहाँ से कॉल कनेक्ट होती थी, तो वो पर मिनट कितना आता है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन निकाला जाता था, तो वो पाया गया कि वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वहाँ पर उसकी उपयोगिता है। कोई रैंडम वेरिएबल x है और वो कहा जाएगा कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है यदि उसका फंक्शनल फॉर्म इस तरीके से हो e की पावर माइनस x की पावर सॉरी लेमडा की पावर x e की पावर माइनस लेमडा लेमडा की पावर x अपॉन फैक्टोरियल x और x की वैल्यू 0 1 अप टू डॉट इनफाइनाइट और ये हो जाएगा 0 आ जाएगा। अब x की वैल्यू 0 से कम होगी, -1 हो जाए -2 हो जाए, तो वो आपका उसके लिए 0 हो जाएगा। तो e की पावर माइनस लेमडा लेमडा की पावर x और अपॉन फैक्टोरियल x। लेमडा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर, लेमडा क्या है, पैरामीटर, अननोन कांस्टेंट, ठीक है ना। जैसे उसमें n और p था, उसी तरह इसमें क्या है, लेमडा है, ठीक। और इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं रैंडम वेरिएबल x फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लेमडा। ये जो सिंबल लगाते हैं दैट मीन्स फॉलोज, x फॉलोज, p का मतलब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, लेमडा का मतलब पैरामीटर विद पैरामीटर लेमडा, ठीक। शॉर्ट में यदि कहीं नोटेशन दे दिया तो इसका मतलब है कि x जो फॉलो कर रहा है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक। इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x दैट इज इक्वल टू लेमडा, वेरिएंस ऑफ x इज आल्सो मीन और वेरिएंस दोनों इस केस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। बाकी नोट्स में हमने सब दिया है, आपके उसमें चला जाएगा तो आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का ये मतलब होता है। टाइम क्या हुआ है अभी, टाइम 3:20 हो गया। समझ में आ गया ना भाई, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब नेक्स्ट रह जाएगा आपका नॉर्मल और एक्सपोनेंशियल, उसी के बाद हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस बताएंगे क्योंकि उससे जुड़ा हुआ है। हाँ, रिकॉर्डिंग खत्म कर